नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 26,000 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 1300 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं, जबकि दिल्ली में ही अब तक 708 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात बिगड़े हुए हैं और इन बिगड़े हुए हालात में भी सियासी दल एक दूसरे के साथ सियासत का खेल खेलने में मशगूल हैं। दिल्ली में जितनी तेज कोरोना संक्रमण फैलने की रफ्तार है, मान लीजिए कि अब उतनी ही तेज रफ्तार कोरोना पर होने वाली सियासत की भी है। एक तरफ रोज मिलने वाले संक्रमण 1000 के पार हैं, तो दूसरी तरफ सियासत धुआंधार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहकर इस सियासत को और धक्का दे दिया कि दिल्ली के कुछ अस्पताल राजनीतिक दलों के इशारों पर चल रहे हैं। इनमें कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि कुछ अस्पताल बेड की कालाबाजारी कर रहे हैं। सीएम ने धमकी भरे स्वरों में सीधे बोला कि ऐसे अस्पतालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में है कि वो अपनी दूसरी पार्टी के अकाउंट जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि बख्शा नहीं जाएगा उनको। अरविंद केजरीवाल ने उन प्राइवेट अस्पतालों को भी चेतावनी दी है जो अपने अस्पतालों में 20% बेड कोविड मरीज के लिए आरक्षित नहीं कर रहे हैं। जितने ये प्राइवेट अस्पताल हैं, जिस जिसकी लिस्ट है, जिस जिसको कहा गया है कि अपने अस्पताल में कोरोना की इलाज करो, एक एक के मालिक को कल से बुला रहे हैं। एक का मालिक आ रहा है, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे साफ साफ कहा जा रहा है कि देखो कोरोना के मरीजों का इलाज तो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ। इसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं होगी कि इलाज नहीं करेंगे, इलाज तो करना पड़ेगा। 20% बेड रखने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी 20% बेड कैसे रखे हैं, हमारी व्यवस्था नहीं है, तो ठीक है 20% मत करो, पूरे 100% बेड आपके कोरोना के लिए कर देते हैं। दरअसल टेस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच जबरदस्त टकराव हो रहा है। केंद्र सरकार का आरोप है कि दिल्ली सरकार पर्याप्त टेस्टिंग ही नहीं करा रही। जो सिस्टम के अंदर जो चीजें क्रिएटेड है, आपको और लैब्स खोलनी है, आप खोल लीजिए, हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे आपको, ऐसा नहीं है। बट डोंट ब्लेम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स है, रिप्यूटेड मैकेनिज्म्स है। कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे ही आरोप लगाए गए कि दिल्ली सरकार लोगों को प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए मजबूर कर रही है। कभी वो 7 अप्रैल को 30,000 बेड की दावेदारी करते थे कि दिल्ली में इतने बेड्स मौजूद हैं, कोई परेशानी दिल्ली के लोगों को मैं नहीं आने दूंगा। सवाल ये उठता है कि इतनी व्यवस्थाएं हैं तो फिर लोग मर क्यों रहे हैं? मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है, साथ ही फैलता जा रहा है दिल्ली में कोरोना का भयानक संक्रमण। सवाल ये है कि ऐसे बुरे समय में राजनीतिक दल एक दूसरे की कमियां निकालने के बजाय एक साथ संकट से निकलने का समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना का कोहराम जारी है, लेकिन दिल्ली की सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इधर दिल्ली में केजरीवाल ने अस्पतालों को सख्त चेतावनी दी, तो कुछ ही देर के बाद ही सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। गंगाराम अस्पताल पर आरोप है कि उसने महामारी कानून का उल्लंघन किया है। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद दिल्ली के उप स्वास्थ्य सचिव ने गंगाराम अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज कराया है। एफआईआर के मुताबिक अस्पताल ने RT-PCR ऐप के जरिए कोरोना के सैंपल जमा नहीं किए जो जरूरी थे, इसी वजह से ये एफआईआर हुई है। लेकिन इन सब के बीच देश में दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामले अपने आप में चिंता का सबब बने हुए हैं। इसी वजह से आपको अब हम बताने जा रहे हैं कि अब तक देश भर में
आंकड़ा कोरोना संक्रमण का कहां तक जा पहुंचा है और यकीनन जो स्थिति, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो बेहद भयावह और डराने वाले हैं। देश में हर रोज कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब तक 2,36,657 कुल कोरोना के केस सामने आए हैं। ये देखिए, ये बड़ा आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, जबकि इसमें ठीक होने वाले लोगों की तादाद भी कहीं ज्यादा बड़ी है। 1,14,073 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि कोरोना ने अब तक 6,642 लोगों की जान ली है। वहीं बीते 24 घंटे में 9,887 कोरोना के नए मरीजों की पहचान की गई है। बीते 24 घंटे का आंकड़ा भी अपने आप में परेशानी का सबब और लगातार हर रोज बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में कोरोना संक्रमण के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, जो अपने आप में परेशानी का सबब बने हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें, राज्यों के हिसाब से आपके लिए जानना जरूरी है। 80,000 को पार कर चुका है कोरोना का कुल केस, 80,229, 35,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, जबकि 2,849 लोगों की जान सिर्फ महाराष्ट्र अकेले उसी राज्य में। तमिलनाडु में 28,694 कुल केस, 15,762 ठीक हुए हैं, 232 लोगों की जान गई है तमिलनाडु में। राजधानी दिल्ली 26,334 कुल केस, 10,315 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 708 लोगों की जान जा चुकी है सिर्फ राजधानी दिल्ली में। इसके अलावा गुजरात का यह आंकड़ा 19,094 कुल केस, 13,003 लोग ठीक हुए हैं, 1,190। ये जो मौत का आंकड़ा है गुजरात का, वो भी अपने आप में बेहद परेशानी का सबब वहां की सरकार के लिए। राजस्थान 10,084 कुल केस हैं, 7,359 ठीक हुए हैं, 218 लोगों की जान गई है राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में 9,733 कुल केस, 5,648 ठीक हुए हैं, 257 लोगों की जान यूपी में गई है। मध्य प्रदेश 8,996 कुल केस एमपी के, 5,878 लोग ठीक हुए हैं, 384 लोगों की जान गई है मध्य प्रदेश में। तो राज्यों के हिसाब से भी आंकड़े आपने देख लिए। सबसे ज्यादा परेशानी का सबब महाराष्ट्र के लिए, जो लगातार टॉप पर है कोरोना संक्रमितों की तादाद के मामले में। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 80,000 के पार जा चुका है। प्रदेश में मौत का आंकड़ा हर रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे हालात में महाराष्ट्र में रियायतों का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसा लगने लगा है कि सरकार ने कोरोना की रोकथाम की जिम्मेदारी अब लोगों के ही हवाले कर दी है। महाराष्ट्र में कोरोना ने 2 जून को 103 लोगों की जान ले ली, जबकि इसी दिन देश भर में 217 लोगों की मौत हुई। 3 जून को महाराष्ट्र में 122, देश भर में 260। 4 जून को महाराष्ट्र में 123, देश भर में 273 और 5 जून को महाराष्ट्र में 139, जबकि देश भर में 294 लोग कोरोना की वजह से मौत के मुंह में समा गए। यानी महामारी के चलते रोजाना पूरे देश में मरने वालों में से करीब आधे लोग सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। देश के कोरोना चार्ट में भी महाराष्ट्र 80,000 से ज्यादा मामलों के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है। संक्रमण के इस डराने वाले स्तर पर महाराष्ट्र में करीब करीब सब कुछ खोल दिया गया है। लोग घूमने, टहलने, जॉगिंग और साइकिलिंग के लिए भी बाहर निकलने लगे। People have to be very careful because this also invites a lot of problems with it. Social distancing is important. You can't let things just go back to normal immediately. एक तरफ आसमान छूते संक्रमण के आंकड़े हैं, दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना की जांच को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर टेस्टिंग में ढिलाई का आरोप लगाया था, लेकिन सरकार ये कहकर अपना दामन पाक साफ बता रही है कि जो कुछ भी हो रहा है आईसीएमआर की निगरानी में हो रहा है। I think testing is done as per ICMR guideline. They are monitoring every test that happens in Maharashtra. Every test that happens is recorded with the ICMR. So there is no reason for stagnating testing. We are going as per what the call of the day is. राजधानी मुंबई में संकट और भी बड़ा है। लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कोरोना मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा। पीएमसी की मेयर खुद मान रही हैं कि मुश्किल है, लेकिन उनका कहना है कि विपक्ष इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। तो गाइडलाइन आती है आईसीएमआर की और WHO, वही गाइडलाइन से हम चलते, SOP है वही चलते। मेरे मन में आया इसका होना चाहिए, उसका और नहीं होता है। जैसे गाइडलाइन है वैसे हम काम कर रहे हैं। देखो, आरोप करने वाले जो उनका काम है, जो लोकशाही है, उसमें सत्ताधारी होते हैं और विरोधी पक्ष, विपक्ष, वो अच्छे काम कर रहे हैं। उनका काम उनका करने दो, हमारा काम हमारे को करने दो। महाराष्ट्र में बाजार भी खोल दिए गए हैं।
सोमवार से 10% क्षमता के साथ निजी दफ्तर खोलने की भी इजाजत होगी। संक्रमण के इस दौर में अब सारा दारोमदार खुद महाराष्ट्र के लोगों पर है कि वो रोजी रोटी के फिक्र में बाहर निकले या जिंदगी बचाने के लिए घरों में बंद रहें। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। वायरस अगर इसी तरह से फैलेगा तो महाराष्ट्र के लोगों का, देश के लोगों का क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी वजह से कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आपके लिए बहुत जरूरी है वो तमाम एहतियात उपाय आप जरूर अपनाएं ताकि अपने आप को और अपने परिवार को संक्रमण से आप बचाकर रखें। आगे बढ़ते हुए दिल्ली से एक और अहम खबर आपको देते हैं। दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर का शव संदिग्ध परिस्थिति में कार से बरामद हुआ है। मृतक की पहचान विशाल के रूप में की गई है। विशाल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात थे। कार में शव पड़े होने की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विशाल दिल्ली दंगों की जांच करने वाली स्पेशल सेल की टीम में भी तैनात थे। अब इस संदिग्ध मौत के पीछे की वजह क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक स्पष्ट तौर पर यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर मौत कैसे हुई है। इस खबर से जुड़ी हुई जैसे और जानकारी सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हुए बात अब मजदूरों की करेंगे। लॉकडाउन में काम बंद होने पर मजदूरों में घर वापसी की होड़ लग गई थी। अब अनलॉक होते ही वो वापस काम की तलाश में लौटने लगे हैं। एक सप्ताह के अंदर हजारों मजदूरों की बिहार से वापसी हो गई है। कोरोना संक्रमण के बीच पहले घर जाने की हड़बड़ी थी, अब घर चलाने की चिंता है। तो मजदूर लौट रहे हैं। बिहार से मजदूरों की वापसी की होड़ लग गई है। अनलॉक होते देश में तस्वीर बदलने लगी। हैदराबाद के पास एक स्टेशन पर पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस। ट्रेन में मजदूर भरे पड़े हैं। स्टेशन पर प्रशासन ने पूरा इंतजाम किया हुआ था। बड़े अधिकारी मौजूद थे। मेडिकल जांच के बाद सरकारी बसों में मजदूरों को ले जाने की व्यवस्था की गई थी। कुछ ट्रेन में खाना गिना पूरा अच्छा वगैरह अच्छा था। खाना पीना पानी पूरा सही है। 1 जून से पूरे देश में ट्रेन सेवा शुरू होने के साथ ही बिहार के अलग अलग जिलों की यही हालत है। स्टेशन पर टिकट लेने के लिए लंबी कतार लग गई। फैक्ट्री खुलने के बाद मजदूरों से संपर्क साधा गया था। उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। वहाँ मालिक बोल रहा है कि फोन करते हैं, तुम लोग आओ, हमारा फसल लगाओ, 2 पैसा कमा के ले जाओ, बाल बच्चा के रोटी पानी तो दो। मालिक का फोन आ रहा है, काम करने के लिए जाएंगे सर। हम लोग टिकट कटाने के लिए आए सहरसा स्टेशन पे सर। दिक्कत बहुत है हम लोग को। काम नहीं मिल रहा है? नहीं सर। सिर्फ ट्रेन ही नहीं, शुक्रवार को पूर्णिया से तकरीबन 1.5 दर्जन मजदूरों को हरियाणा के पानीपत ले जाने के लिए बाकायदा फैक्ट्री मालिक ने एक बस भेजी। करीब 30 मजदूर वापस लौटे। क्या वजह है जो बाहर जाना चाह रहे हैं? कमाने के लिए जाएंगे, क्या करने जाएंगे? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? मजबूरी हालात ये है, चलने का रास्ता नहीं है, क्योंकि रोजगार चाहिए। बिना रोजगार बिना चल नहीं सकता। पिछले 1 सप्ताह में पंजाब, हरियाणा, मुंबई और गुजरात से हजारों मजदूर लौट चुके हैं। अब इसे विडंबना ही कहेंगे। पहले भूख और भविष्य की चिंता ने इन्हें घर लौटने को मजबूर किया और अब वापसी की वजह भी भविष्य की चिंता ही है। बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों को नीतीश कुमार ने भले ही रोजगार देने का वादा किया हो, मगर कोई भी उनके वादे के भरोसे यहाँ रुकने को तैयार नहीं है। और शायद पेट की आग ऐसी है कि जिन रास्तों पर चलकर ये अपने घर लौटे थे, अब दोबारा उन्हीं रास्तों पर वापस चल पड़े हैं। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। मजदूरों को कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताने को लेकर बिहार में सियासी रस्साकशी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मजदूरों के साथ छल करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने पार्टी कार्यालय के बाहर नीतीश सरकार को घेरते हुए खुद अपने हाथ से पोस्टर चिपकाए और 5 सवाल भी पूछे। भतीजे तेजस्वी यादव ने चाचा नीतीश के खिलाफ पोस्टर खुद अपने हाथ से टांगा। आरजेडी कार्यालय के बाहर तेजस्वी पहुंचे तो अंगरक्षकों ने सीढ़ी थाम ली। बिल्कुल देर न करते हुए तेजस्वी सीढ़ियों पर चढ़े और मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ खुद पोस्टर को अपने हाथों से चस्पा कर दिया। बैनर लगाकर तेजस्वी ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि श्रमिकों का अपमान करने पर गली मोहल्ले, टोले, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ी जाए।
पोस्टर के जरिए तेजस्वी ने चाचा नीतीश से 5 सवाल पूछे हैं। पहला, नीतीश कुमार को बिहारी श्रमिक गुंडे क्यों दिखे? दूसरा, नीतीश कुमार को बिहार श्रमवीर अपराधी क्यों लगे? तीसरा, नीतीश कुमार ने मजदूर भाइयों को लुटेरा क्यों कहा? चौथा, नीतीश कुमार ने श्रमिकों को रोजगार से इनकार क्यों किया? पांचवा, नीतीश कुमार ने बेरोजगारों का अपमान क्यों किया? दरअसल श्रमिकों को लेकर आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर लिया है। इसके पीछे सरकार की एक चिट्ठी थी जिसमें एसपी समेत कई अफसरों को आगाह किया गया था कि घर लौटे मजदूर कानून व्यवस्था के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं, अपराध कर सकते हैं। अब आरजेडी ने इसे सियासी हथियार के तौर पर लपक लिया। देखिए, हम लोगों की मांग है कि नीतीश कुमार को आकर के मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। विवाद भड़का तो नीतीश ने आदेश वापस लेने में देरी नहीं की। एडीजी अमित कुमार की चिट्ठी को सरकार ने वापस ले लिया। जिस लेटर की आप बात कर रहे हैं उस लेटर को रिकॉल किया जा चुका है, तो इसलिए अब उसके कंटेंट्स को नल एंड वॉइड समझा जाए। प्रवासी मजदूर के पलायन पर बिहार की सियासत सुलग गई है। तेजस्वी यादव आक्रामक मूड में है। विपक्ष अब इसे मजदूरों के अपमान से जोड़कर सियासी बढ़त बनाने की रणनीति बना रहा है। रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। और ये सारे कवायद इसलिए भी क्योंकि इसी साल बिहार में आखिर में होने हैं विधानसभा के चुनाव। उधर बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के थप्पड़ कांड पर हरियाणा में बवाल मच गया है। आज पूरे प्रदेश में मंडी कर्मचारी सोनाली की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। दूसरी ओर सोनाली इस घटना को महिला के सम्मान से जोड़कर मामले को अलग मोड़ देने की कोशिश कर रही है। आपको तो जितने थप्पड़ मारे जाए उतने कम है। सोनाली फोगाट के चप्पल कांड पर हरियाणा की सियासत सुलग गई है। पूरे हरियाणा के मंडी कमेटी के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। क्या हिसार, क्या गोहाना, क्या सोनीपत, क्या फतेहाबाद, क्या सिरसा और क्या रोहतक। अपने साथी कर्मचारी के साथ हुए अपमानजनक सुलूक को मंडी कर्मचारियों ने नाक का सवाल बना लिया है। हरियाणा में आज जगह जगह हुए प्रदर्शनों में बस एक ही मांग उठी कि सोनाली फोगाट को गिरफ्तार करो। बहुत बड़ी निंदनीय बात है कि एक सरकारी अधिकारी सरकारी ड्यूटी पर हो, उसके साथ हाथीपाई करना, मारपीट करना, ये बड़ा निंदनीय, ये बड़ा भारी चिंता का विषय है। मेरी हरियाणा सरकार से मांग है, जो भी अपराधी है, जिन्हें मारपीट की है, चप्पल जूते चलाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया जाए और इसके सारे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने कल के घटना का वीडियो आने के बाद ही सोनाली और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और हिसार की घटना को सीएम के शहर पर बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी करार दिया था। लेकिन सोनाली फोगाट ने पूरे मामले को महिला के मान सम्मान से जोड़कर कहानी को नया मोड़ दे दिया है। महिलाओं के बारे में गलत टिप्पणियां करना, क्या जो महिलाएं घर से बाहर काम करती है क्या उनको आप गालियां निकालोगे? क्या हर औरत मतलब कुछ घटिया करने के लिए निकलती है? बेइज्जत करने का अधिकार हो गया उसको। कुछ भी मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर मेरे सामने कोई दूसरा बंदा मुझे कहता तो मैं दूसरी बार चप्पल निकाल के भी मार सकती हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी कैसे नौकरी के लिए करती हूँ? हाँ? तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ? बहुत गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? पीटने वाली सोनाली फोगाट और मार खाने वाले मंडी सचिव सुल्तान सिंह दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस चौकी में 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें एक सुल्तान सिंह जी जो कि मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उनकी शिकायत पर एक बाई नेम और 7 अन्य अननोन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 332, 353, 186 और 506 के तहत अभियोग अंकित कर लिया गया है। दूसरी शिकायत जो सुल्तान सिंह जी के विरुद्ध प्राप्त हुई है उसमें धारा 354, 354A और 509 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों ही मामलों में जांच जारी है। सोनाली फोगाट टिकटॉक पर अपनी लोकप्रियता के जरिए बहुत तेजी से सियासी सीढ़ियां चढ़ गई, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो विधायकी का चुनाव हार गई। लेकिन सोशल मीडिया के अनुभव से उन्हें पता है कि सुर्खियों में कैसे रहा जाता है।
लेकिन जरूरी नहीं सुर्खियों से हर बार फायदा ही मिले। माना जा रहा है इस बार उनकी हरकत सीएम खट्टर को रास नहीं आई है। खट्टर ने मामले की पूरी रिपोर्ट तलब की है। हिसार से प्रवीण कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और इन सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की जो बातचीत हुई थी 5.5 घंटे तक लंबी चली। इस बातचीत में भारत की ओर से अपना पक्ष सामने रखा गया था चीन के, और उसमें साफ साफ कहा गया अप्रैल 2020 की स्थिति बनाए रखे चीन, अप्रैल वाली स्थिति को बहाल करे चीन, गलवान से अपने सैनिकों को चीन हटा ले। हिंदुस्तान की ओर से दो टूक ये बातें चीन के सामने रख दी गई हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर ये बैठक 5.5 घंटे के बाद खत्म हुई। भारत की ओर से इस बैठक का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, और उसके बाद ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई, जबकि चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन नेतृत्व कर रहे थे, और लियू लिन के सामने हिंदुस्तान ने हरिंदर सिंह की ओर से साफ साफ कहा गया है कि अप्रैल 2020 वाली स्थिति को ही बहाल किया जाए, गलवान से चीन अपने सैनिक को हटा ले। आपको बताते चले भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। पूरी सीमा 3 क्षेत्रों में बटी हुई है और इसी को लेकर समय समय पर विवाद होता रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की ओर से साफ साफ कह दिया गया है कि अप्रैल 2020 वाली स्थिति ही बहाल हो। पीएमओ को इस पूरे मामले की जानकारी भी दे दी गई है। चीन ने भारत को सड़क निर्माण रोकने के लिए कहा है। चीन की ओर से भारत से कहा गया है कि वो अपने सड़क निर्माण को रोक दे, जबकि हिंदुस्तान ने कहा है कि अपनी सीमा के अंदर हम निर्माण कार्य कर रहे हैं, इसमें चीन की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। हमारी सीमा में निर्माण पर चीन को किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ये बातचीत जो 5.5 घंटे तक चली थी, उसमें जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं वो आज तक आप तक पहुंचा रहा है। इस बातचीत के जरिए जो अब तक 3 महत्वपूर्ण बातें, पहली ये कि अप्रैल 2020 वाली स्थिति ही बहाल हो, हम अपनी सीमा के अंदर यानी कि हिंदुस्तान अपनी सीमा के अंदर सड़क का निर्माण कर रहा है, और वो अपनी सीमा के अंदर अगर कोई भी काम करे तो इस पर चीन को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान ने दो टूक कह दिया है चीन को, और पीएमओ को जो भी 5.5 घंटे तक ये लंबी बातचीत हुई है उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमारी सीमा में निर्माण पर चीन की आपत्ति बेवजह है, हिंदुस्तान ने ये साफ साफ कह दिया है। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मंजीत, पीएमओ को पूरी जानकारी दे दी गई है और हिंदुस्तान ने साफ साफ कह दिया है कि अप्रैल 2020 वाली स्थिति को ही बहाल किया जाए, यानी कि उसके पहले मई के पहले वाले अपनी अपनी जगहों पर सैनिक चले जाएं चीन के। और क्या जानकारी? देखिए जितना आज जो बैठक रही है करीब 3 घंटे की बैठक रही है मालडो में, जो कि चीन का हिस्सा है। वहां पर 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह और उनके जो चीनी काउंटर पार्ट है उनके साथ उस बैठक के दौरान दोनों तरफ से जो मामले उठाए गए, भारत ने खासतौर से 1.5 महीने पहले की जो स्थिति थी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में, चाहे गलवान नाला की बात करें या पेंगोंगसो जो लेक है उस पर जो फिंगर 4 तक चीनी सेना की जो मौजूदगी है, उन दोनों मुद्दों को उठाया गया। चीन की तरफ से भी भारत के निर्माण कार्य को लेकर उठाया गया, और आज की बातचीत को लेकर अभी डिटेल एक रिपोर्ट, एक स्टेटमेंट का भी इंतजार किया जा रहा है। सेना की तरफ से स्टेटमेंट जारी होगा इस इशू पर, लेकिन अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक पूरी जानकारी जो 14 कोर कमांडर हैं वो लेह वापस आ चुके हैं, और वो एक डिटेल रिपोर्ट सेना मुख्यालय को सौंपेंगे, और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर यहाँ पर जो सेना प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उसके अलावा सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ और साथ में एनएसए ऑफिसर प्रधानमंत्री को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन आज की बैठक को लेकर एक बात जरूर कही गई है, जो जानकारी मिल पा रही है कि दोनों पक्षों की तरफ से एक पॉजिटिव नोट पर एक बातचीत खत्म हुई है, और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि इस मसले के हल को लेकर और बैठकें होंगी। लेकिन आज की बैठक को लेकर नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।